आई थिंक वी कैन स्टार्ट एक्चुअली। और आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट डिविजनल चार्ट जिसको कि नवांश चार्ट बोलते हैं, D9 चार्ट, उसको डिस्कस करेंगे। और आप देखते ही हैं कि जो नवांश चार्ट है वो किसी भी कंप्यूटर हॉरोस्कोप में लग्न चार्ट के साथ बनाया जाता है। तो दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स इट्स इम्पोर्टेंस कि लग्न चार्ट के साथ ही इसको जो है बनाते हैं, क्योंकि काफी लोग इसको जो है एक जनरल चार्ट की तरह भी यूज करते हैं। जैसे हम लग्न चार्ट को यूज करते हैं ऐसे ही इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली हम लोग प्लैनेट वगैरह की पोजीशन है या कभी कभी एक पर्टिकुलर दशा ऑपरेट होती है, उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलते तो आपको हैरानी होती है कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अगर दशा की जो प्लैनेट इन्वॉल्व हैं उनकी पोजीशन अगर नवांश चार्ट में फेवरेबल नहीं है तभी भी रिजल्ट नहीं मिलते। या कोई प्लैनेट लग्न चार्ट में बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, आपको लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए इसके, लेकिन नवांश चार्ट में पोजीशन वीक हो जाती है तभी भी रिजल्ट नहीं मिलते। या कभी कभी प्लैनेट बहुत वीक लगता है, आप सोचते नहीं है कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं और रिजल्ट उसके बहुत अच्छे मिलते हैं, तभी भी आपको ताज्जुब होता है कि इसके रिजल्ट इतने अच्छे क्यों मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी जो प्लैनेट अगर लग्न चार्ट में बहुत वीक होते हैं नवांश चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और नवांश चार्ट में स्ट्रांग होने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा कभी कभी प्लैनेट नवांश चार्ट में वर्गोत्तम भी हो जाते हैं। वर्गोत्तम एंड वर्गोत्तम नवांश चार्ट में उसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है कि जैसे ही प्लैनेट नवांश चार्ट में वर्गोत्तम होता है तो एक राजयोग कारक प्लैनेट बन जाता है। तो आपको पता भी नहीं चलता है कि ये प्लैनेट इतने अच्छे रिजल्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि नवांश चार्ट में वो वर्गोत्तम, क्योंकि बाकी जो डिविजनल चार्ट में वर्गोत्तम होता है तो उसी लाइफ के एस्पेक्ट के लिए अच्छा होता है, लेकिन नवांश चार्ट में अगर कोई प्लैनेट वर्गोत्तम होता है तो दैट इज इन रियल सेंस ये राजयोग कारक प्लैनेट एक्चुअली। और हमने देखा था कि जो नवांश चार्ट है, राशि को हम 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सो दैट ईच पार्ट इज ऑफ 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। और इसका जो बेसिक पर्पस है, बेसिकली दिस इज ए मैरिज एनालिसिस चार्ट। मैरिज के बारे में जो भी पोजीशन है, जो भी उससे क्वेश्चन है संबंधित या जो भी प्रॉब्लम इंडिकेटेड है वो हम नवांश चार्ट से बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। और मैरिज के अलावा ये भी हमने कहा था कि इस चार्ट का इस्तेमाल एक फॉर्चून के लिए भी करते हैं, और दूसरा हमारी जो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल परस्यूट्स होते हैं, जो धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं, उसको भी एग्जामिन करने के लिए हम नवांश चार्ट का यूज करेंगे। और जब हम मैरिज की बात करते हैं तो हमने देखा कि मैरिज के लिए हमें फर्स्ट हाउस को एग्जामिन करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट और 7th हाउस जो है आप खुद है और आपका स्पाउस है। तो खुद की नेचर टेम्परामेंट पर्सनैलिटी एंड स्पाउस का नेचर टेम्परामेंट पर्सनैलिटी। सेकंड हाउस से हमने देखा था कि वेल्थ है, दूसरा आप किस तरह से बोलते हैं, स्पीच आपकी, और तीसरा जो चीटिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। और इसके अलावा ये भी था कि नेटिव में गेट इन्वॉल्व इन अननेचुरल सेक्स, वो भी एक मैरिज के लिए एडवर्स हो सकता है। फिर 4th हाउस को हमने एग्जामिन किया था मैरिज के लिए, बेसिकली जो घर की सुख शांति या पारिवारिक डोमेस्टिक पीस हम जिसको बोलते हैं, और इससे हम एक वो भी देखते हैं कि इंटरफेरेंस फ्रॉम इन द फैमिली बाय द रेस्पेक्टिव इन लॉज, और डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर हमने 8th हाउस को एग्जामिन किया था, जिसको कि मांगल्य स्थान कहा हमने, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड। तो मैरिज के लिए 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल की जो प्रॉब्लम है, सेपरेशन है, डाइवोर्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, वो सब हम 8th हाउस से ही देखते हैं। तो 8th हाउस अगर एफ्लिक्टेड होता है पर्टिकुलरली विद
सैटर्न मार्स इन राहु, तो मैरिज जो है वो जो वैवाहिक बंधन है वो काफी कमजोर हो जाता है, मतलब मैरिज जो है वो चलती नहीं है और उसमें सेपरेशन डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा ये भी कहा था कि जब सैटर्न मार्स राहु में से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का इन्फ्लुएंस जब 8th हाउस के ऊपर हो जाता है तो मैरिज इस तरह से होती है जो आपकी सोसाइटी या फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं होती है, और क्योंकि मैरिटल बॉन्ड वीक होता है तो इसलिए मैरिज वो चलती भी नहीं है। फिर 12th हाउस को हम लोगों ने एग्जामिन किया था मैरिज के लिए, उससे हमने कहा था कि एक्सपेंडिचर मतलब बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटस, देन 8th हाउस से हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप देखते थे, बट 12th हाउस से एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स, और 4th हाउस से हम डोमेस्टिक कंफर्ट देखते हैं, यहाँ पर 12th हाउस से स्लीपिंग कंफर्ट्स देखते हैं, शैया सुख बोलते हैं उसको हम जो है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंसी है, वेनरल डिसीजेस हैं या इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फैमिलीज इन द मैरिड लाइफ, वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा कारक भी हम लोग एग्जामिन करेंगे, और कारक हमने कहा था कि जो मैरिज का कारक है मेल के केस में वीनस है और फीमेल के केस में जुपिटर है, और जो सेक्स का कारक है वो मेल के केस में वीनस है और फीमेल के केस में जो है वो मार्स है। तो इन सब चीजों को एग्जामिन करने के बाद और भी जो हम लोगों ने बहुत सारे कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे, वीनस मार्स का या वीनस मार्स राहु का या वीनस मार्स केतु का या वीनस राहु का, तो वो सारे कॉम्बिनेशन भी देखने के बाद जो लग्न चार्ट से हमें रिजल्ट जो दिखाई देंगे उसको हम कंफर्म करेंगे थ्रू नवांश चार्ट, और जो भी प्रॉब्लम है मैरिज की या सक्सेस या फेलियर या जो भी है वो हम नवांश चार्ट से देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नवांश चार्ट हम बनाते कैसे हैं। तीन तरह की राशियां होती हैं, मूवेबल राशि, फिक्स्ड राशि और ड्यूअल राशि। मूवेबल साइन है 1 4 7 10, फिक्स्ड साइन है 2 5 8 11 और ड्यूअल साइन है 3 6 9 12। तो आप ये देख रहे हैं कि राशि की हमने 9 हिस्से किए एंड ईच पार्ट इज ऑफ 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो पहला हिस्सा 0 to 3 डिग्री 20 मिनट्स, दूसरा 320 to 640, तीसरा 640 to 10, फिर फोर्थ 10 to 1320। तो इस तरह से जो है ये राशि जो है 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गई एंड ईच पार्ट इज ऑफ 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स। अब आप देख रहे हैं कि जो मूवेबल राशि है 1 4 7 10, 1 4 7 10, इसमें पहला नवांश जो है वो उसी राशि से शुरू होता है। 1 नंबर राशि में 1 से शुरू होगा, 4 नंबर राशि में 4 से शुरू होगा, 7 नंबर राशि में 7 से शुरू होगा और 10 नंबर राशि में 10 से शुरू होगा। मूवेबल राशियां हैं उसमें पहला नवांश उसी राशि से शुरू होता है। तो 1 4 7 10 राशियों में पहला नवांश स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम साइन, और जो डुअल साइन जो फिक्स साइन है 2 5 8 11, फिक्स साइन में पहला नवांश स्टार्ट्स 9th फ्रॉम द साइन, 9th फ्रॉम द साइन। जैसे ये 2 नंबर राशि है टॉरस, तो इससे 9th फ्रॉम 2, एंड इफ यू काउंट 9th फ्रॉम 2, if you count 9th from 2 it will be 10 actually। अगर आप 2 से 9 काउंट करेंगे तो 10 आएगा, और अगर 5 से 9 काउंट करेंगे तो इट विल बी 1, और अगर 8 से 9 काउंट करेंगे तो 4 आएगा, और अगर 11 से 9 काउंट करेंगे तो 7 आएगा। तो जितने भी फिक्स्ड साइन हैं उसमें पहला नवांश स्टार्ट्स फ्रॉम 9th फ्रॉम द साइन, जो भी राशि है उससे 9, और जो डुअल साइन है 3 6 9 12, उसमें पहला नवांश स्टार्ट्स 5th फ्रॉम द साइन, उस राशि से 5वां। जैसे 3 नंबर राशि डुअल साइन है,
तो 3 नंबर राशि में 3 से 5वीं जो राशि होगी उससे पहला नवांश शुरू होगा। अगर आप 3 से 5 काउंट करेंगे तो 7 आएगा, 6 से 5 काउंट करेंगे तो 10 आएगा, 9 से 5 काउंट करेंगे तो 1 आएगा, और अगर 12 से 5 काउंट करेंगे तो 4 आएगा। तो ये बनाने का तरीका है। अब इसमें 2-3 चीजें आप देख सकते हैं, क्योंकि नवांश चार्ट ऐसा है कि बहुत बार आपको अपने आप बनाना भी पड़ता है और कभी-कभी पोजीशन देखनी भी पड़ती है कि ये प्लैनेट किस नवांश में जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन, एंड मेनी टाइम वी डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एक्चुअली, सो वी हैव टू मेक आवरसेल्फ। तो इसको बनाने का, आपको निकालने का कि कौन सा प्लैनेट किस नवांश में है वो मालूम होना चाहिए, जिससे कि बिना अगर आपके पास सॉफ्टवेयर भी नहीं है तभी भी आपको मालूम पड़ सके कि कौन सा प्लैनेट जो है वो किस नवांश की राशि में जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहली चीज तो यह है कि अगर आप एक नंबर से शुरू करें अप टू 9, देन 10, देन 6 to 7, तो ये सीक्वेंस में है। ये पूरा का पूरा जो है एक से अगर आप यहाँ शुरू करते हैं तो 1 to 12 वी कीप ऑन रिपीटिंग, तो एक ये है। बट इससे बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा प्लैनेट किस नवांश में है। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सीक्वेंस 1, 10, 7, 4, 1, 10, 7, 4 और 1, 10, 7, 4, मतलब जो केंद्र स्थान है उनको अगर हम क्लॉकवाइज ले लें इन प्लेस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सीक्वेंस आ जाता है 1, 10, 7, 4, 1, 10, 7, 4, 1, 10, 7, 4। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी राशि में अगर आपको देखना है तो इस सीक्वेंस से ये पता लग जाएगा आपको कि कौन सी राशि में पहला नवांश किस साइन से शुरू होगा, कौन सी राशि में पहला नवांश किस राशि से शुरू होगा। अगर ये सीक्वेंस को आप याद कर लेंगे 1, 10, 7, 4, तो स्ट्रेट अवे आप बता सकते हो कि साइन नंबर 5 है तो नेचुरली पहला नवांश 1 से शुरू होगा, साइन नंबर 10 है तो पहला नवांश 10 से शुरू होगा, क्योंकि 1, 10, 7, 4 का सीक्वेंस अगर आपको रहेगा याद। और फिर डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द प्लैनेट, जो हर प्लैनेट 3 डिग्री, हर जो नवांश है 3 डिग्री 20 मिनट्स का है, तो जो भी डिग्री है तो आपको पता लग जाएगा कि पहले से 9वां कौन सा नवांश है, तो उससे वहां पर आप काउंट कर सकते हैं और आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्लैनेट जो है इस नवांश में है। और जैसा मैंने कहा बहुत बार आपको बनाना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं। और बहुत बार जब अचानक लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं तो आपको देखना ही पड़ता है कि इस प्लैनेट की पोजीशन जो है नवांश चार्ट में क्या है, नवांश चार्ट में किस नवांश में प्लेस्ड है। तो उसके लिए आपको ये चार्ट बनाने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अब जहां तक इसके इस्तेमाल का सवाल है कि किन किन चीजों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि बेसिकली मैरिज एनालिसिस चार्ट है, और सबसे पहले हम लग्न चार्ट को देखते हैं, डिफरेंट हाउसेस को एग्जामिन करते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स को एग्जामिन करते हैं, और जब हमें पता लगता है लग्न चार्ट से कि मैरिटल हैप्पीनेस है, विवाह का सुख है, तब हम उसको नवांश चार्ट से कंफर्म करते हैं और उसके बारे में डिटेल मालूम करते हैं। लेकिन अगर लग्न चार्ट में ही कुछ ऐसे इंडिकेशन हैं कि मैरिज का सुख नहीं है, तो फिर नवांश चार्ट विल हैव नो वैल्यू। मान लीजिए कि 8th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, या 7th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, या 9th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, या मैरिज का कारक बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, तो फिर हमें नवांश चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। नवांश चार्ट हम जब भी देखेंगे जब लग्न चार्ट से हमारा कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि बेसिकली वी यूज इट फॉर मैरिज एनालिसिस, तो रीजंस फॉर सक्सेस और फेल्यूर इन द लव एंड द मैरिड लाइफ, ये रीजन बताएगा क्या रीजन हो सकते हैं मैरिज में सक्सेस और फेल्यूर के लिए। और ये आपके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो भी ये नवांश चार्ट से पता लगता है। फिर वाइटल फीचर्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ स्पाउस, स्पाउस के बारे में भी उसके फीचर्स हैं, पर्सनालिटी है, किस टाइप का उसका नेचर है, ये हम सब मालूम करते हैं नवांश चार्ट से। फिर स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स, जैसा मैंने कहा कि अगर
हम कोई भी प्लैनेट जब लग्न चार्ट में देखते हैं तो साइमल्टेनियसली जो है हम उसकी पोजीशन जो है वो नवांश चार्ट में भी देखते हैं, एंड नवांश चार्ट कैन मेक द प्लैनेट वीकर और स्ट्रॉन्गर डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट कि उसमें क्या है। और खास तौर से अगर प्लैनेट कोई वर्गोत्तम हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा प्लैनेट स्ट्रांग हो जाता है और वो राजयोग कारक भी हो जाता है। तो नेचुरली जब हम इस प्लैनेट की स्ट्रेंथ, और नॉट ओनली प्लैनेट की स्ट्रेंथ बट दशा भी, जैसे मान लीजिए कोई दशा है, दशा और अंतरदशा, मान लो वीनस का मेन पीरियड है, मरकरी का सब पीरियड है, और लग्न चार्ट में दोनों प्लैनेट का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सम वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दिस दशा। लेकिन नवांश में अगर हम देखते हैं कि दोनों प्लैनेट एफ्लिक्टेड हैं या वीनस मरकरी की आपस में जो पोजीशन है वो 6-8 है या 2-12 है, तब हमें जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो नवांश चार्ट को देखकर जो है वी डेफिनेटली वी कैन हैव द मोर एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्शंस। फिर रेमेडीज फॉर प्रॉब्लम्स इन द मैरिड लाइफ, अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो उनकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं, वो भी हम इस चार्ट से एग्जामिन करेंगे। देन सोल्स ओवरऑल पाथ फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, और जैसे मैंने कहा कि हम इष्ट देवता भी नवांश चार्ट की मदद से निकालते हैं कि आपका इष्ट देव कौन होना चाहिए, किसकी आपकी पूजा करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम नवांश चार्ट का इस्तेमाल करके इष्ट देवता का भी सिलेक्शन करते हैं। और दशांतर दशा हमने देख ही लिया कि जो रिजल्ट्स हैं जो कभी कभी नहीं अच्छे मिलने चाहिए नहीं मिलते हैं, वो बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट इन D9 चार्ट, उनका अच्छा नहीं होता प्लेसमेंट। फिर कहा कि नेचर ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट इन हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी। जब भी एक हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी है या प्रश्न ज्योतिष हम बोलते हैं, और जब भी अचानक कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस टाइम का चार्ट बनाकर हम उसके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, और ये एक पूरा एक अलग सब्जेक्ट है हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी। और इसमें हम अंतर यही है कि बर्थ चार्ट से तो हम सारे प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं, लेकिन हॉरेरी चार्ट जो है दैट इज मेंट टू आंसर ओनली वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का बर्थ किस टाइम हुआ, उस टाइम का हम चार्ट बनाते हैं, और उस टाइम के चार्ट में हम इसका 3 चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लग्न चार्ट का, दृष्टांश चार्ट का और नवांश चार्ट का। दृष्टांश चार्ट हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो बता देता है कि ऐसा ऐसा आदमी है, कोई आपके पूछता है आपसे कि मेल है फीमेल है, इस तरह का है, इस कलर का है, इस तरह कपड़े पहनता है, ऑल दोस ही ट्राइज टू डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। एक्चुअली वो दृष्टांश चार्ट की मदद से करता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो 36 दृष्टांश होते हैं उसमें हर दृष्टांश की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एंड ईच दृष्टांश डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ पर्सन एक्चुअली। बट आप ये भी देखेंगे कि वो ये भी बता देगा एस्ट्रोलॉजर की किस टाइप की वस्तु आपकी चोरी हुई है या खोई है, तो वो भी हमें ताज्जुब होता है कैसे बता देते हैं। तो उसके लिए वो नवांश चार्ट की मदद लेते हैं, और नवांश चार्ट को देखकर हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट, या जिस चीज की चोरी हुई हो। तो चोरी के प्रश्न का आंसर करने के लिए हम 3 चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लग्न चार्ट, दृष्टांश चार्ट, नवांश चार्ट। लग्न चार्ट से मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहाँ रखी गई है, किस टाइम चोरी हुई है, कौन चोर है, और दृष्टांश चार्ट से फॉर्म ऑफ थीफ, एंड नवांश चार्ट से नेचर ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट। तो इस तरह से हम इस चार्ट का फॉर द वेरियस पर्पजेस इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आप नवांश चार्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म यूज होता है जो कि बहुत कॉमन है और जिसका काफी इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं, दैट इज नोन एज ए पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश, पहली चीज तो पुष्कर नवांश क्या है और उसका क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, तो लेट अस सी दैट। कहते हैं कि हर राशि में
एक पर्टिकुलर डिग्री होती है, हर राशि में एक डिग्री होती है जिसको कि वी कॉल इट द पुष्कर पार्ट ऑफ दैट राशि, वी कॉल इट ए पुष्कर पार्ट ऑफ दैट राशि। जैसे एरीज साइन में 21 डिग्री, टॉरस साइन में 14 डिग्री, जेमिनी साइन में 24 डिग्री, कैंसर साइन में 7 डिग्री। तो इस तरह से हर राशि का जो पुष्कर डिग्री है that is mentioned here, and Pushkar is supposed to be, it's a very auspicious point of that Rashi, very auspicious point of that Rashi। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपको कोई अच्छा काम करना है, शुभ काम करना है, और ना आपके पास टाइम है मुहूर्त देखने का, ना ही आप वेस्ट का मतलब अफोर्ड कर सकते हैं कुछ दिन वेट करें, आपको इमीडिएटली उसी दिन कोई काम करना है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कैसे करें। तो व्हाट वी डू कि जिस समय इस राशि का 21 डिग्री राइज कर रहा हो, इसका मतलब जिस समय असेंडेंट एरीज साइन में 21 डिग्री पर हो, तो दैट विल बी द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम एंड दैट वी कैन डू विदाउट इवन लुकिंग एट द मुहूर्त आल्सो। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको सडनली कोई काम करना है, वो कहना कि ये काम करना है और अभी जाना है किसी के पास या कुछ ऐसा शुभ काम करना है, तो आपने देखा 10 नंबर राशि चल रही है, उस समय जो लग्न है वो 10 नंबर है, तो 10 में जैसे ही 14 डिग्री या 14 डिग्री राइज करता है, तो उस टाइम आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। तो पुष्कर पार्ट ऑफ द राशि मीन्स कि दैट इज अ वेरी ऑस्पिशियस पार्ट ऑफ द राशि, और कोई भी आप बिना मुहूर्त देखे उस राशि के उस डिग्री पर कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक राशि का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, अबाउट 2 आवर्स। एक राशि का जो ड्यूरेशन है दैट इज अबाउट 2 आवर्स। तो इसका मतलब हर 2 घंटे में आपको एक ऐसा समय मिल जाता है जिसमें आप बिना मुहूर्त देखे हुए, बिना सोचे हुए कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, एंड बिकॉज इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस पार्ट ऑफ दैट राशि, तो नेचुरली एक अच्छा मुहूर्त मिल जाता है आपको जो है। तो दिस इज पॉसिबल एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में एक आपको पुष्कर, जब ये डिग्री उस राशि की राइज कर रही हो या लग्न उस डिग्री का हो उस राशि में, तो बहुत एक शुभ समय होता है, और उस शुभ समय में आप कोई भी काम जो है, अच्छा काम अगर आपको करना है बिना मुहूर्त के लिए, या मुहूर्त के लिए आप वेट नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। अब 2 चीजें हैं, एक तो corresponding to these degrees जो नवांश होगा, corresponding to these degrees, मेष राशि में जैसे हम कहें 21 डिग्री, तो मेष राशि में 21 डिग्री में कौन सा नवांश हुआ यहाँ पर? मेष राशि में अगर 21 डिग्री है, तो व्हाट इज द नवांश हियर एक्चुअली? वर्गो सर। नॉट वर्गो, वर्गो इज अप टू 21 डिग्री, 20 डिग्री। लिब्रा। लिब्रा, तो हम कहेंगे कि ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिब्रा हो गया। या नेक्स्ट हम देखें कि 7 राशि में 24 डिग्री, 7th साइन में 24 डिग्री, ये 7th साइन है, और 24 डिग्री में कौन सा नवांश होगा यहाँ पर? फर्स्ट एरीज होगा। नहीं, टॉरस, सेकंड टॉरस, टॉरस, क्योंकि ये दिस इज 23, 22, 26, 40 and we are talking of 24, so it means the Taurus is the नवांश of corresponding to this राशि एक्चुअली। यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके corresponding जो भी नवांश होगा, या वो नवांश जिनके लॉर्ड बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि इनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी नवांश होगा, अभी आपने देखा दोनों केस में वीनस था लॉर्ड, एक 7 नंबर था, एक 2 नंबर था, दोनों केस में वीनस लॉर्ड था। ऐसी अगर हम 6 नंबर में 14 डिग्री देखें, तो कौन सा हुआ? 6 में 14 डिग्री, टॉरस, अगेन टॉरस, हाँ विनस ही हुआ। मैं सोच रहा था 12 में 7 डिग्री, 12 साइन में 7 डिग्री, 12 साइन में 7 डिग्री, कौन सा हुआ?
मरकरी। तो कहने का पर्पज ये है कि इनमें आप जो 12 राशियों की जो पुष्कर पार्ट हैं, इनके आप कोरस्पॉन्डिंग नवांश देखेंगे तो उन सब के लॉर्ड जो है वो बेनिफिक प्लैनेट ही होंगे। उन सब के लॉर्ड जो है वो बेनिफिक प्लैनेट ही होंगे। और इसी तरह से और भी जो नवांश हैं जिनके लॉर्ड बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, एक तो ये जो पुष्कर पार्ट ऑफ राशि है इनके कोरस्पॉन्डिंग नवांश, और दूसरे नवांश जिनकी की जो लॉर्ड है वो बेनिफिक प्लैनेट है, उन सब को हम कहते हैं पुष्कर नवांश। पुष्कर नवांश। और अगर आप इसको एग्जामिन करेंगे तो जो फियरी राशि साइंस है 159, उसमें 7th नवांश और 9th नवांश जो है वो पुष्कर नवांश होते हैं, क्योंकि 7th नवांश का लॉर्ड वीनस होता है और 9th नवांश का लॉर्ड जुपिटर होता है। जुपिटर। हाँ, तो 159 या फियरी साइंस में 7th एंड 9th नवांश जो है ये पुष्कर नवांश कहे गए। इसी तरह से अर्दी साइन में 2, 6, 10 में 3rd नवांश एंड 5th नवांश। 3rd नवांश का लॉर्ड पाइसेस जुपिटर है और इसका लॉर्ड वीनस है। और एरी साइन में 3, 7, 11 में 6th नवांश पाइसेस और 8th नवांश टॉरस, ये भी पुष्कर नवांश की कैटेगरी में आते हैं। और वॉटरी साइन में 1st नवांश और 3rd नवांश वर्गो। तो इस तरह से जिन नवांश के लॉर्ड, या आप कहेंगे पुष्कर नवांश के सबके लॉर्ड जो है बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, सबके लॉर्ड बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, तो इनको हम पुष्कर नवांश कहते हैं। और अभी हमने देखा कि जो पुष्कर पार्ट है राशि का, दैट विल कम एवरी 2 आवर। हर 2 घंटे में एक आपको पार्ट मिल जाएगा जो इसको कि हम पुष्कर पार्ट कहेंगे। बट ये जो नवांश है दीज आर 24 नवांश। इनको अगर आप काउंट करेंगे तो दे बिकम 24 नवांश, 24 नवांश। और इनको सबको शुभ नवांश कहा क्योंकि इनके जो लॉर्ड हैं वो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं। और 24 नवांश, 24 पुष्कर नवांश का अर्थ ये होता है कि हर घंटे में एवरी आवर you get a पुष्कर नवांश, every hour you get a पुष्कर नवांश। तो पुष्कर नवांश को भी मुहूर्त के लिए बहुत अच्छा माना गया। तो हर घंटे में अगर हम पुष्कर नवांश को देख लें कि पुष्कर नवांश कब राइज कर रहा है, तो उस टाइम भी हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं और हर घंटे में आपको एक पुष्कर नवांश मिल जाता है। और इसमें भी कुछ जो पुष्कर नवांश हैं वो वर्गोत्तम हैं। इनमें से अगर आप देखेंगे कि ये जो पुष्कर नवांश की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ जो ये 3 नवांश हैं ये आर नोन एज वर्गोत्तम। 5th नवांश इन द टॉरस साइन, तो ये होगा तो इसका राशि में भी और नवांश चार्ट में सेम राशि होगी। 1st नवांश इन द कैंसर साइन एंड 9th नवांश इन द सैजिटेरियस साइन। तो इसमें जो है प्लैनेट जो है वो कहते हैं वर्गोत्तम नवांश। ये जो पुष्कर नवांश है, पुष्कर नवांश में 3 नवांश जो है वो वर्गोत्तम नवांश हो जाते हैं। और वर्गोत्तम नवांश का मतलब ये है कि दिस इज रियली वेरी ऑस्पिशियस टाइम फॉर डूइंग एनी मुहूर्त और एनी डूइंग एनी बेनिफिक वर्क एक्चुअली। या खाली मुहूर्त के लिए नहीं, कोई भी प्लैनेट जब पुष्कर नवांश में होता है, कोई भी प्लैनेट जब पुष्कर नवांश में होता है या वर्गोत्तम पुष्कर नवांश में होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है एंड दैट प्लैनेट ऑलवेज गिव्स बेनिफिक रिजल्ट्स आल्सो। तो ये पुष्कर नवांश में हमने 2 तरह से हमने उसका इस्तेमाल किया, एक तो मुहूर्त के लिए और दूसरा जो है वो अगर कोई प्लैनेट पुष्कर नवांश में प्लेस्ड है तो इट गेट्स एन एडिशनल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से प्लैनेट वो बहुत शुभ रिजल्ट देने वाला हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई मुहूर्त नहीं भी होता तो राशि के हिसाब से देखेंगे तो हर 2 घंटे में एक समय हमें ऐसा मिल जाएगा, और अगर नवांश के हिसाब से देखेंगे तो हर घंटे आपको एक पुष्कर नवांश मिलेगा जिसमें हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं।
And now the question is, how do we interpret this D9 chart? तो मेथड वही है, जैसे कि लग्न चार्ट को पहले हम एग्जामिन करेंगे और लग्न चार्ट को सारे हाउसेस, प्लैनेट्स वगैरह या कोई भी योग वगैरह हैं उनको एग्जामिन करने के बाद व्हेन वी आर श्योर कि मैरिटल हैप्पीनेस है या शादी का सुख है इस व्यक्ति को, तब हम उसके नवांश चार्ट को एग्जामिन करते हैं। और एज यूजुअल किसी भी डिविजनल चार्ट में लग्न जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस हो जाता है। तो लग्न चार्ट से कितने भी अच्छे इंडिकेशन क्यों ना हो, और देखेंगे भी हम चार्ट जब एग्जाम्पल हॉरोस्कोप कंसिडर करेंगे कि लग्न चार्ट बहुत अच्छे इंडिकेशन देता है, लेकिन अगर नवांश चार्ट का लग्न बहुत वीक है, एफ्लिक्टेड है, तो आपको मैरिज का सुख नहीं मिलेगा किसी भी हालत में जो है। और हम नवांश चार्ट को फर्दर एग्जामिन हम जब भी करेंगे जब लग्न उसका स्ट्रॉन्ग हो या लग्न ऑफ द नवांश इज वेल प्लेस्ड। और अगर लग्न वेल प्लेस्ड नहीं है, एफ्लिक्टेड है, फिर नवांश चार्ट को फर्दर डिटेल्स में नहीं जाते एक्चुअली में। तो नवांश चार्ट में लग्न की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कई बार हम देखते हैं जैसे प्लैनेट वर्गोत्तम होता है, जैसे प्लैनेट वर्गोत्तम होता है कि जब प्लैनेट लग्न में और किसी भी डिविजनल चार्ट में एक ही राशि में होता है। इसी तरह से लग्न भी वर्गोत्तम होता है, लग्न भी वर्गोत्तम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि लग्न चार्ट में आपका एक पर्टिकुलर लग्न है और नवांश चार्ट में भी वही लग्न आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि लग्न वर्गोत्तम है। और जब लग्न वर्गोत्तम होता है पर्टिकुलरली नवांश चार्ट में, तो लग्न हम कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर उसको फिर हम डिफरेंट एस्पेक्ट से एग्जामिन करेंगे, डिफरेंट एंगल से एग्जामिन करेंगे। फिर हम एक दो पोजीशन अगर प्लैनेट की खराब भी होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लग्न वर्गोत्तम होने से इट बिकम्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। तो लग्न की पोजीशन देखेंगे, फिर हम 7th हाउस को भी एग्जामिन करते हैं नवांश चार्ट में, 7th हाउस की क्या पोजीशन है। तो ये दो हाउसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नवांश चार्ट में, 1st हाउस और 7th हाउस। फिर कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, अगर नवांश चार्ट में लॉर्ड ऑफ 7th हाउस इज इन द 9th हाउस। नवांश चार्ट में जो लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, जो लग्न चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड है, अगर वो नवांश जिस राशि में पड़ता है उसका लॉर्ड सन या मार्स है, तब कहते हैं कि स्पाउस इज ट्रस्टवर्दी। या दूसरा है कि सन एंड मरकरी अगर 7th हाउस में प्लेस्ड है, नवांश चार्ट में अगर सन और मरकरी इकट्ठा 7th हाउस में प्लेस्ड है, देन नेटिव इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप। तो सन मरकरी का इकट्ठा प्लेसमेंट नवांश चार्ट में 7th हाउस में अच्छा नहीं माना गया। फिर कहा कि वीनस इज द 7th लॉर्ड। नवांश चार्ट में वीनस अगर 7th हाउस का लॉर्ड है और वो एग्जॉल्टेड है, नवांश चार्ट में वीनस अगर 7th हाउस का लॉर्ड है और एग्जॉल्टेड है, या वीनस जो है वो 1st या 7th हाउस में प्लेस्ड है। दो चीजें हैं कि वीनस 7th हाउस का लॉर्ड है और एग्जॉल्टेड है, दूसरा वीनस 1st या 7th हाउस में प्लेस्ड है। रीजन वही है कि वीनस एक भोग का प्लैनेट है और भोग के हाउस में अगर स्ट्रॉन्ग होकर बैठ जाएगा तो नेचुरली द नेटिव गेट्स इन्वॉल्व्ड इन दैट इज एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर एक्चुअली। तो कहते हैं कि नेटिव हैज रिलेशनशिप विद मेनी मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स। फिर जैसे कहा कि हम इससे नेचर ऑफ स्पाउस भी एग्जामिन करते हैं। तो अगर D9 चार्ट में लग्न का लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, मूल त्रिकोण साइन में है, अपनी राशि में है, या सिर्फ उसके साथ शुभ ग्रहों का ही
एसोसिएशन है। लग्ना लॉर्ड इज आइदर एक्सॉल्टेड और इन द मूल त्रिकोण साइन और इन द ओन साइन और एसोसिएटेड विद द बेनिफिक प्लैनेट। तो हम कहते हैं कि जो स्पाउस होता है आपका आइदर ब्यूटीफुल और हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड केयरिंग होता है। तो नवांश चार्ट में जब भी लग्न के साथ शुभ ग्रहों का एसोसिएशन होता है या लग्न बहुत स्ट्रांग होता है, देन स्पाउस इज जो पर्सनालिटी है उसकी ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड केयरिंग। और कभी कभी संतान की दृष्टि से भी हम नवांश चार्ट को भी देखते हैं, क्योंकि एक जनरल पर्पस चार्ट भी है। तो कहते हैं कि नवांश चार्ट में अगर 5th हाउस स्ट्रांग होता है, नवांश चार्ट में अगर 5th हाउस स्ट्रांग होता है तो नेटिव इज ब्लेस्ड विद द प्रोजेनी, उसको संतान का सुख मिलता है। या लग्न चार्ट में जो 5th हाउस का लॉर्ड है, लग्न चार्ट में जो 5th हाउस का लॉर्ड है, वो अगर नवांश चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड होता है, लग्न चार्ट में जो 5th हाउस का लॉर्ड है उसकी पोजीशन अगर नवांश चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में है, तो दैट आल्सो कंफर्म्स दैट नेटिव विल बी ब्लेस्ड विद द प्रोजेनी, संतान सुख उसको मिलेगा। लेकिन अगर 5th हाउस नवांश चार्ट में अफ्लिक्टेड होता है या वीक होता है तो संतान सुख का उसको अभाव हो सकता है। तो 5th हाउस भी जो नवांश चार्ट में है, दैट गिव्स गुड इंडिकेशन अबाउट द प्रोजेनी, कि 5th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, या जो लग्न चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड है दैट शुड बी प्लेस्ड आइदर इन केंद्र और त्रिकोण इन D9, और अगर 5th हाउस एफ्लिक्टेड होता है, वीक होता है, तो वो संतान सुख में बाधा डाल सकता है। तो कई बार टाइमिंग ऑफ मैरिज कि मैरिज किस टाइम होगी, और कई बार हम लग्न चार्ट से भी देखते हैं कि आप देखते हैं कि अगर 7th हाउस के ऊपर शनि की एस्पेक्ट होता है, शनि का एस्पेक्ट होता है, शनि इज प्लैनेट ऑफ डिले, कि जहां भी शनि का एस्पेक्ट होगा या शनि का एसोसिएशन होगा तो उस हाउस में डिले होता है। तो इसलिए 7th हाउस के ऊपर या 7th लॉर्ड के ऊपर या सब मैरिज के कारक के ऊपर जब शनि का एसोसिएशन होता है तो दैट इंडिकेट्स डिले इन द मैरिज आल्सो। लेकिन नवांश चार्ट से भी हमें बहुत अच्छे इंडिकेशन मिलते हैं अबाउट टाइमिंग ऑफ मैरिज। कहते हैं कि अगर D9 चार्ट में लग्न का लॉर्ड अगर केंद्र स्थान में प्लेस्ड है, लग्न का लॉर्ड अगर केंद्र स्थान में प्लेस्ड, D9 चार्ट की बात हो रही है कि D9 चार्ट में जो भी लग्न है उसका लॉर्ड अगर नवांश चार्ट में केंद्र स्थान में प्लेस्ड है तो इट इंडिकेट्स अर्ली मैरिज। और अगर त्रिकोण स्थान में प्लेस्ड है, D9 चार्ट में अगर लग्न का लॉर्ड त्रिकोण स्थान में, तो दैट इंडिकेट स्लाइट डिले इन द मैरिज। और अगर लग्न का लॉर्ड D9 चार्ट में या त्रिक हाउस में प्लेस्ड है या afflicted with the malefic planets, so that indicate late marriage, that indicates late marriage. तो D9 चार्ट में हम लग्न के लॉर्ड की पोजीशन देखकर कि whether it is placed in quadrant or trine or trick house, we can say about the timing of marriage also. अगर लग्न एफ्लिक्टेड है, दैट वी ऑलरेडी सीन कि D9 का अगर लग्न एफ्लिक्टेड होगा तो नेचुरली मैरिज का सुख नहीं मिलेगा, दैट बिकम्स ए डिनायल ऑफ मैरिज। फिर कहा कि वीनस अगर 7th हाउस में है, वीनस अगर 7th हाउस में है या लग्न का लॉर्ड है D9 चार्ट में या 7th हाउस का लॉर्ड है, तीन चीजें बताई गई कि वीनस या तो 7th हाउस का लॉर्ड है D9 चार्ट में, या D9 चार्ट में लग्न का लॉर्ड है, या D9 चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड है और बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, बैडली एफ्लिक्टेड। वीनस जो है 1st और 7th हाउस से रिलेटेड है और नवांश चार्ट में बहुत ज्यादा उसका एफ्लिक्शन है,
तो कहते हैं कि दैट मे अगेन बिकम ए कॉज ऑफ डिनायल ऑफ मैरिज। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने जब दृष्कांश डिस्कस किया था, तो 22nd दृष्कांश की बात की थी कि 8th हाउस का जो दृष्कांश होता है, और ये कहा था कि जब उसकी दशा ऑपरेट होती है तो आपको डेथ वगैरह टाइप की पॉसिबिलिटी देता है। ऐसे ही नवांश चार्ट में 64th नवांश होता है, जो कि एक बहुत एक सेंसिटिव पॉइंट होता है, 64th नवांश। और 64th नवांश एक राशि में 9 नवांश होते हैं, तो 64th नवांश कहाँ पर होगा? एक 8th हाउस में होगा। 8th हाउस में कोई 8th हाउस की जो राशि होगी उस राशि का कोई नवांश होगा, क्योंकि एक राशि में 7 नवांश होते हैं, तो 7 9 या 63, देन वी आर टॉकिंग ऑफ 64। तो जो भी 8th हाउस में राशि पड़ेगी उसका कोई नवांश होगा, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ असेंडेंट कि कौन सा नवांश है, दैट विल बी 64th नवांश। और 64th नवांश को इट्स अ वेरी बैड नवांश या वेरी इनऑस्पिशियस पॉइंट इन द हॉरोस्कोप, जिसको हम खर नवांश भी बोलते हैं, और इसके लॉर्ड को छिद्र ग्रह बोलते हैं। छिद्र ग्रह मीन्स कि क्रिएटिंग प्रॉब्लम। और जो बेसिकली हम जो 64th नवांश देखते हैं वो हम लग्न से भी देखते हैं, मून से भी देखते हैं, और वैसे हम किसी भी प्लैनेट से 64th नवांश की पोजीशन देख सकते हैं कि उस प्लैनेट से 64th नवांश कौन सा राशि है। तो इसका इफेक्ट क्या है? 64th नवांश को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, और इसको लोग एग्जामिन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं, और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी प्रिडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 64th नवांश। तो पहली चीज तो है कि 64th नवांश हम निकालते कैसे हैं। लेट अस सी, क्योंकि पहले पता होना चाहिए कि 64th नवांश हम कैसे निकालेंगे। शुरू हो गए, चलिए देखते हैं। तो लेट अस सी कि जो 64th नवांश है हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी बर्थ चार्ट है, तो बर्थ चार्ट में हम लग्न से हमें मान लीजिए 64th नवांश निकालना है, लग्न से 64th नवांश निकालना है। तो नेचुरली यहाँ से इस साइन में होगा 64th नवांश, 11 नंबर राशि में। Yes, sir. एंड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द असेंडेंट वी कैन सी कि इसमें कौन सा नवांश होगा। दैट इज वन ऑफ द मेथड कि हम यहाँ का डिग्री देखें कि लग्न की फर्स्ट नवांश है, सेकंड नवांश है, थर्ड नवांश। जैसे यहाँ पर लग्न है कैंसर साइन में, तो ये कौन सा नवांश है? 36. सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट नवांश इज अप टू 3 डिग्री 20 मिनट्स एंड सेकंड इज 320 to 640। तो लग्न में सेकंड नवांश हो गया। तो इस राशि में सेकंड नवांश होगा, 11th साइन में सेकंड नवांश होगा। और 11th साइन में सेकंड नवांश कौन सी राशि होगी? अभी जो आप 1 10 7 4 लगाइए, तो 11th साइन में जो सेकंड नवांश कौन सी राशि होगी? 8th साइन 1 10 7 4। तो 11th साइन में पहला नवांश 7 नंबर राशि से शुरू होगा, पहला नवांश 7 से शुरू होगा, और ये दूसरा है तो 7 8, तो 8th साइन हो गया। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड आउट कि हम कहेंगे 11th साइन में स्कॉर्पियो नवांश इज द 64th नवांश फ्रॉम लग्न। और दूसरा मेथड है कि हम नवांश चार्ट बनाएं यहाँ पर, और हमें
लग्न से 64th नवांश निकालना है, तो लग्न से आप 4th पोजीशन देख लीजिए, दैट इज 64th नवांश। लग्न से 4th पोजीशन देख लीजिए, दैट इज 64th नवांश। वो आपको ही दिखाई दे रहा है 8th साइन में 64th नवांश। तो लग्न से आपने सिर्फ सीधा in place of counting the degree of ascendant and all those things, straight away you make the Navansh chart, and from the Navansh chart जिससे भी आपको 64th नवांश निकालना है, उससे 4th पोजीशन आप देख लीजिए, that राशि is the 64th नवांश। तो जैसे हमने 8 नंबर कैलकुलेट की थी, तो यहाँ भी 8 नंबर आ गया। तो ये हम 64th नवांश इस तरह से, मान लो मून से हमें 64th नवांश निकालना है, मून से 64th नवांश निकालना है कि कौन सी राशि होगी। तो ये मून है, यहाँ पर मून से 8th हाउस में होगा 64th नवांश, टॉरस साइन में कहीं ना कहीं होगा, टॉरस साइन में कहीं पर होगा। और टॉरस साइन में कौन सा नवांश होगा, वो आप नवांश चार्ट बनाकर मून से 4th पोजीशन आप देख लीजिए। मून ये है यहाँ, तो मून से 4th पोजीशन ये हो गई। तो हम कहेंगे टॉरस साइन में जो वर्गो नवांश है, दैट इज 64th नवांश इन दिस केस, दैट इज 64th नवांश इन दिस केस। यह नवांश हम किसी भी प्लैनेट से भी निकाल सकते हैं, कि मान लीजिए सैटर्न से हमें 64th नवांश निकालना है, सैटर्न से 64th नवांश निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सैटर्न यहाँ पर है, अपने से 8वीं पोजीशन में होगा, इस राशि में होगा। 64th नवांश जो है दैट शुड बी इन द लिब्रा साइन। और लिब्रा साइन में कौन सा नवांश होगा, शनि जहां भी प्लेस्ड है, यहाँ प्लेस्ड है, तो लिब्रा साइन में लिब्रा मतलब पहला नवांश, क्योंकि ये देखिए डिग्री भी 0 डिग्री है इसकी। तो लिब्रा साइन में पहला नवांश उसी राशि से शुरू होता है, तो 7th साइन में 7th नवांश, या सॉरी लिब्रा नवांश जो है दैट इज द पुष्कर, ये 64th नवांश। तो इस तरह से हम 64th नवांश निकालते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ट्रांजिट ऑफ मैलिफिक प्लैनेट, transit of malefic planet over 64th नवांश, और particularly we are talking of लग्न और मून एक्चुअली, कि किसी भी लग्न से या मून से जो 64th नवांश की जो राशि होती है, उस राशि पर जब किसी भी स्लो मूविंग मैलिफिक प्लैनेट का ट्रांजिट होता है, स्लो मूविंग मतलब जैसे सैटर्न है, राहु है, केतु है, तो स्लो मूविंग जो मैलिफिक प्लैनेट का ट्रांजिट होता है, तो दैट गिव्स लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कुछ घटना घटती है जिसका कि आपकी लाइफ के ऊपर जो है पूरी जिंदगी भर उसका असर रहता है, पूरी जिंदगी भर आपको कहीं ना कहीं उसमें आपको उसका असर आपको महसूस होगा। और इसके अलावा जो मैलिफिक प्लैनेट इन 64th नवांश फ्रॉम एनी प्लैनेट में डैमेज सिग्निफिकेशंस ऑफ दैट प्लैनेट आल्सो, कि मैलिफिक प्लैनेट अगर 64th नवांश में होते हैं किसी भी प्लैनेट से, जैसे हमने अभी सैटर्न की बात की कि सैटर्न से 64th नवांश में अगर मैलिफिक प्लैनेट है, तो दैट विल डैमेज द सिग्निफिकेशन ऑफ सैटर्न एक्चुअली। और ये कहा कि ट्रांजिट ऑफ स्लो मूविंग प्लैनेट ओवर 64th नवांश, जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट नेचर के होते हैं। अगर मैलिफिक प्लैनेट का ट्रांजिट है तो मैलिफिक होगा, अनफेवरेबल होगा, और अगर बेनिफिक प्लैनेट का ट्रांजिट है तो ये रिजल्ट्स आपको फेवरेबल मिलेंगे। और जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं जैसे कि सन है, वीनस है, मरकरी है, इनका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नजर नहीं आता, बिकॉज दैट इज ऑफ ए वेरी स्मॉलर मैग्नीट्यूड। फिर कहा कि रिजल्ट ऑफ ट्रांजिट ऑफ मैलिफिक प्लैनेट ओवर 64th नवांश बिकम्स मोर सीवियर अगर मैलिफिक प्लैनेट ऑलरेडी वहां पर पॉजिटेड है नवांश चार्ट में।
तो दोनों तरह से जो है ये और ज्यादा उसके रिजल्ट खराब हो जाते हैं। When 64th नवांश लॉर्ड इज सैटर्न मार्स, या वहां पर राहु केतु हैं, या मतलब राहु केतु प्लेस्ड हैं या इनके लॉर्ड हैं in 64th नवांश, and these planets are placed in the Trik house in the Lagna chart, तब कहते हैं कि it may be cause of unnatural death of the native without presence of any blood relation। तो 64th नवांश की बहुत एक इम्पोर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और हम देखते हैं हमेशा कि 64th नवांश के ऊपर, या राशि हो या नवांश हो, दोनों के ऊपर अगर कोई भी मैलेफिक प्लैनेट, खास तौर से जब स्लो मूविंग मैलेफिक प्लैनेट का गोचर होता है, ट्रांजिट होता है, तो इट गिव्स लॉन्ग लास्टिंग अनफेवरेबल रिजल्ट्स एक्चुअली। तो जैसे ये इंदिरा गांधी का हॉरोस्कोप है, तो इसमें कहा कि 64th नवांश from ascendant is Gemini नवांश in Aquarius sign. Her mother died when Saturn was transiting Aquarius sign. ये इंदिरा गांधी का हॉरोस्कोप है। क्या खास बात है इसमें? एक्सचेंज है सर, फर्स्ट हाउस का और 7th हाउस। एक एक्सचेंज कैन नॉट मेक यू प्राइम मिनिस्टर। सो और भी है सर? 3 एक्सचेंज है सर इसमें। इसमें 3 एक्सचेंज हैं, और इवन 1 एक्सचेंज इज गुड, बट 2 तो रेयर होते हैं एंड 3 तो रेयरेस्ट हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जुपिटर और वीनस का भी एक्सचेंज है। हाँ, तो ये इसमें मून और सैटर्न का एक्सचेंज है कि इसका लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है। फिर मार्स और सन का एक्सचेंज है, इसका लॉर्ड सन है, यहाँ पर प्लेस्ड है, इसका लॉर्ड मार्स है, यहाँ पर प्लेस्ड। ऐसे ही जुपिटर और वीनस, इसका लॉर्ड वीनस यहाँ पर है, इसका लॉर्ड जुपिटर यहाँ पर है। तो 3 एक्सचेंज हैं विच मेक्स हर द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि 3 एक्सचेंज आपको कहीं नहीं मिले। एक एक्सचेंज तो खैर काफी मिलते ही हैं, कॉमन है, लेकिन 2 भी आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे, और 3 तो मैंने किसी हॉरोस्कोप पे नहीं देखे अपार्ट फ्रॉम दिस हॉरोस्कोप एक्चुअली। और इसमें कोई ऐसा योग नहीं है जैसे कि कोई कहें कि हमने इतने सारे राजयोग डिस्कस किए थे या इतने सारे अच्छे योग डिस्कस किए थे, इसमें कोई भी ऐसा योग नहीं दिखेगा। बट ओनली दिस 3 exchanges दे एंटायरली चेंज द कम्प्लेक्शन ऑफ द हॉरोस्कोप। तो ये 3 एक्सचेंज का होना जो है ये बहुत एक बड़ी बात है हॉरोस्कोप में। अब अगर हम देखें कि लग्न से जो 64th नवांश है वो कहाँ पर होगा, लग्न से 64th नवांश इस राशि में होगा, 11 नंबर राशि में, 11 नंबर राशि में। और कौन सा होगा 11 नंबर राशि में? 9 नवांश होते हैं एक राशि में, तो कौन सा होगा वो नवांश चार्ट बताएगा, जेमिनी साइन। तो हम ये कहेंगे कि जो 64th नवांश है एक्वेरियस साइन में, जेमिनी नवांश इज द 64th नवांश। एक्वेरियस साइन में जेमिनी नवांश is the 64th नवांश from ascendant in this case। और यही कहा यहाँ पर her mother died when Saturn was transiting Aquarius sign। तो दोनों हो सकता है कि जो 64th नवांश की राशि है और जो नवांश है, दोनों में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट, स्लो मूविंग मैलेफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है, तो जैसे कहा कि इट गिव्स यू लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। तो नेचुरली जब ये सैटर्न एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट कर रहा था तो मदर डाइड एक्चुअली। और कहते हैं कि 64th नवांश फ्रॉम सैटर्न से भी देखा तो इन एरीज एंड in Aquarius sign, her husband died when Ketu was transiting Aquarius sign। तो इसमें अगर हम Saturn से भी देखें,
सैटर्न से हम क्यों देख रहे हैं इसमें अबाउट हस्बैंड? Because Saturn is the lord of 7th house. Saturn is the lord of 7th house. तो Saturn से जो 64th नवांश होगा, Saturn यहाँ प्लेस्ड है लग्न में, तो इसी राशि में होगा, एक्वेरियस राशि में ही होगा, बट कौन सा नवांश होगा? Saturn जहां भी है वहां से चौथा नवांश आप देख लीजिए, चौथा जो हाउस है, तो Saturn यहाँ प्लेस्ड है, तो यहाँ से ये वाला, तो हम कहेंगे कि जो Saturn से 64th नवांश है, that is in the Aquarius sign and the नवांश is Aries. Aquarius sign में Aries नवांश जो है, that is the 64th नवांश from Saturn. ये इसमें कहा कि 64th नवांश is Aries नवांशा in the Aquarius sign, and her husband died when Ketu was transiting Aquarius sign in September 60. तो इस तरह के लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं जब भी 64th नवांश के ऊपर किसी भी स्लो मूविंग मेलिफिक प्लैनेट का ट्रांजिट होता है। ऐसे अगर आप ये भी देखें दूसरा हॉरोस्कोप, this is about B.V. Raman, who is a famous astrologer, writer of all the books in astrology. So यहाँ पर 64th नवांश from moon is Scorpio in Sagittarius sign. Ketu was in Sagittarius sign when his son died. 64th Navansh from ascendant is Pisces in Virgo sign. Mars was in the Virgo sign when he himself died actually. तो 64th नवांश फ्रॉम मून कौन सा होगा, किस राशि में होगा? सजिटेरियस। सेजिटेरियस में। कौन सा होगा? मून से चौथा पोजीशन देख लीजिए, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। सेजिटेरियस साइन में स्कॉर्पियो राशि, सेजिटेरियस राशि में स्कॉर्पियो नवांश, सेजिटेरियस साइन में स्कॉर्पियो नवांश। तो हिज सन डाइड, और लग्न से अगर हम देखें 64th नवांश वर्गो साइन में कौन सा नवांश? ये वाला वर्गो साइन में पाइसेस नवांश जो है वो 64th नवांश फ्रॉम लग्न हो गया। तो लग्न के ऊपर भी जब मेलेफिक प्लैनेट का ट्रांजिट हुआ लग्न से 64th नवांश में, तो ही हिमसेल्फ डाइड एक्चुअली। तो इस तरह से जो 64th नवांश है दे गिव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आल्सो, और इससे भी लोग बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करते हैं। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम होना होता है तो हम एक बार 64th नवांश को भी देख लेते हैं कि वहां से किसी प्लैनेट का ट्रांजिट तो नहीं हो रहा, किसी मेलेफिक प्लैनेट का। सो एट दैट टाइम वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ये बेनजीर भुट्टो का हॉरोस्कोप है, who was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें बताइए लग्न चार्ट है, लग्न चार्ट में हम देखें तो ऐसे कौन से योग हैं विच मेक्स हर प्राइम मिनिस्टर। और ध्यान रखिए कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए there have to be some special योगास, बिना स्पेशल योग के कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो इसमें कौन कौन से योग आपको नजर आ रहे हैं इसमें?
ऐसे योग होने चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल वाले हों, मतलब ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरी जैसा वो हम सबके हॉरोस्कोप में होते हैं। जुपिटर सर जुपिटर मून। जुपिटर का क्या है? जुपिटर इज इन 5th हाउस। उससे क्या हुआ? वो तो सर 7th और 10th का एक्सचेंज है सर, मून और वीनस। मून और वीनस का एक्सचेंज कहाँ है? नहीं ट्राइन और केंद्र का एसोसिएशन सॉरी है। सॉरी, या कोई एक्सचेंज नहीं है। ट्राइन और केंद्र का सेकंड और 7 ट्राइन का एसोसिएशन है केंद्र से। राशि ट्राइन हाउस और केंद्र। 7th राशि में एसोसिएशन है केंद्र और ट्राइन का। देखिए वैसे एक्सचेंज अगर तो कोई नहीं है, लेकिन राजयोग बहुत है। वैसे अगर आप देखें तो इसका लॉर्ड यहाँ पर है, यस सर। इसका लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है, तो ये 3 राजयोग बन गए एक तरह से। बट यस इस टाइप के योग तो बहुत लोगों के हॉरोस्कोप में होंगे। नथिंग व्हिच कैन मेक हर द प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली। सर लगता है कि नमांश कुंडली में वर्गोत्तम हुए कई ग्रह, इस वजह से बनी प्राइम मिनिस्टर। हाँ वो तो है, मैं कह रहा हूं कि लग्न चार्ट्स में ऐसा योग नहीं मिलता कि वो बताए कि इतने सर अच्छे। हाँ एक चीज है सर, जो मंगल बैठा है 6th में बैठा है और छठे और गेम्स का लॉर्ड है सर, ठीक है ना सर। तो वहां से ही 6th पोजीशन को अपने है एक्चुअली, वो भी फर्क पड़ता है ना सर। कैसे कैसे बताया आपने, क्या कहा? 11th लॉर्ड 6th में बैठा है, वो काफी अच्छा है सर, आई थिंक। नहीं आप ये देखिए, नहीं सर, एक चीज देखिए, मार्स Yes, sir. कंबस्ट है यहाँ पर, दिस डिफरेंस ऑफ ओनली 5 डिग्रीज ओके। एंड दिस हाउस इज बैडली अफ्लिक्टेड। कैसे? सैटर्न का भी एस्पेक्ट है इसके ऊपर। यस सर। और मैंने कहा था आपको कि जब 8th हाउस अफ्लिक्टेड होता है विद दिस मैलिफिक प्लैनेट्स, so that also indicate the mode of death. यस करेक्ट। तो ये किसी के भी हॉरोस्कोप में देख लीजिए जिसकी डेथ इस तरह से हुई है, 8th हाउस विल बी एफ्लिक्टेड इन ऑल द सच हॉरोस्कोप्स एक्चुअली, क्योंकि नेचुरल डेथ नहीं होती, फिर जो शांतिपूर्वक या पीसफुल डेथ नहीं होती ऐसे लोगों की। और यहाँ पर ये सन जो है दैट इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, 8th हाउस, and it is afflicted with the Mars and as well as Saturn. तो yes. एफ्लिक्शन हो जाता है, तीनों मैलिफिक का एफ्लिक्शन हो गया उसमें जो। तो मार्स वैसे भी कंबस्ट है, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। तो जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, बट वीनस ऑफ कोर्स इज योग कारक, और वीनस अपनी राशि को देख रहा है यहाँ पर, तो दैट मेक्स दिस 10th हाउस स्ट्रॉन्ग टू सम एक्सटेंट एक्चुअली। But even then you can't say कि this can be an horoscope of a prime minister. जैसे आपने इंदिरा गांधी का देखा तो स्टेट में 3 एक्सचेंज आपको दिखाई पड़े, तो 3 एक्सचेंज तो बिल्कुल रेयरेस्ट है, वो तो पॉसिबल नहीं है, और कोई योग नहीं था, तो which makes her the prime minister material. अब इसमें अगर आप देखें नवांश चार्ट, अब यहाँ देखिए, यस सर, दिख गया सर। क्या दिखा? सर एक तो लगन से देखेंगे तो एक तो रुचक योग बना सर, पहले ही घर से। योग नहीं बनते इसमें नवांश किसी डिविजनल चार्ट में, वो भूल जाइए। ओके पोजीशन देखेंगे। ओके हाँ, नवांश चार्ट में कोई योग नहीं बनते हैं। सर मून मरकरी ये सब वर्गोत्तम है। हाँ, पहले लग्न वर्गोत्तम है, सन सैटर्न भी है, सैटर्न लग्न वर्गोत्तम है, यस सर। मून वर्गोत्तम वीनस है, भी सैटर्न 10th हाउस में प्लेस्ड वर्गोत्तम है, मरकरी वर्गोत्तम है, सैटर्न भी। सर मैं वही कह रहा था ना, वर्गोत्तम में बहुत नमाज हाँ, कुंडली क्योंकि की। आपको तो पता है, तो
ये 4 चीजें वर्गोत्तम हो गई यहाँ पर, 4 चीजें वर्गोत्तम हो गई। तो 4 राजयोग हो गए, 4 राजयोग। तो अच्छा, वही मैं सोच रहा था कि लगन कुंडली में तो प्रॉपर दिख नहीं रहा है इसमें ना, वही नहीं है, कोई नहीं है। Yes, ऐसे yes, ऐसे sir. योग तो मेरे ख्याल में हम सबके हॉरोस्कोप में होंगे कुछ ना कुछ। यस सर, वही मैं काफी थोड़ा सोच रहा था। Yes. हाँ, बट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए देयर हैज टू बी समथिंग स्पेशल। तो सर जैसे आपने कहा था कि अगर लग्न से कुछ सिग्निफिकेशन दिखता है तभी हम लोग डी चार्ट्स में जाते हैं, तो यहाँ पे तो नहीं दिखा लगन में हमको ऐसा। क्यों नहीं दिखा? कितने सारे योग हैं। फिर इसका हम लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है, सारे केंद्र और ट्राइन आपस में एसोसिएटेड है। इसका लॉर्ड यहाँ पर है। एक भी जो केंद्र या ट्राइन है वो ऐसा नहीं है जो एसोसिएटेड ना हो। नहीं समझ उस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ ठीक। तो ऐसा नहीं कि योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बट लग्न चार्ट ने उसको और फोर्टिफाई कर दिया, बहुत अच्छी तरह से फोर्टिफाई कर दिया उसको नवांश चार्ट ने। योग ऐसा नहीं कि अगर ये बिल्कुल ही बेकार होता, हम कहते हैं कि 10th हाउस इसका बिल्कुल बेकार है, फिर नहीं बन सकता था प्राइम मिनिस्टर। बट 10th हाउस का आप देखो, लॉर्ड इसका योग कारक है, वीनस अपनी राशि को देख रहा है। लग्न इज वेरी पावरफुल, लग्न का लॉर्ड 9th हाउस में प्लेस्ड है, 9th हाउस इज वेरी पावरफुल। अगर ये योग नहीं होते फिर तो प्राइम मिनिस्टर बनने का सवाल ही नहीं है। अगर ये मान लीजिए कि बहुत ऑर्डिनरी हॉरोस्कोप होता, इसमें ये योग भी नहीं होते, फिर नवांश कुछ भी होता, फिर कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेगा? तो कुछ तो है इसमें, अच्छे योग हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे हैं, बट वो फर्दर फोर्टिफाई हो गए नवांश चार्ट से जो है, क्योंकि 4 चीजें इसमें वर्गोत्तम हो गई। तो 4 राजयोग, और मैंने कहा भी था कि जो नवांश चार्ट में वर्गोत्तम होते हैं, दे हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस आल्सो, बहुत पावरफुल राजयोग बन जाते हैं फिर। एंड इट कंप्लीटली चेंजेस द कंप्लेक्शन ऑफ द हॉरोस्कोप नाउ। अब 4 राजयोग हैं, और जो हम डेथ विथ की बात कर रहे थे कि अननेचुरल डेथ, यू कैन सी एनी हॉरोस्कोप, अगर 8th हाउस अफ्लिक्टेड होगा तो इस टाइप की पॉसिबिलिटी हमेशा होती ही है। किसी भी हॉरोस्कोप में देखेंगे 8th हाउस बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है तो ऐसे लोगों की नेचुरल डेथ नहीं होती। तो सर ये सेम चीज हम नवांश में नहीं देखेंगे ना, जो 8th हाउस अफ्लिक्शन देख रहे हैं उसको देखने की जरूरत नहीं होगा तो, बट नवांश इज नॉट फॉर द मोड ऑफ डेथ। नवांश विल ओनली टेल यू कि देयर इज ए प्रॉब्लम इन द मैरिज, बट लग्न चार्ट आल्सो इंडिकेट द मोड ऑफ डेथ, नॉट द 8th हाउस ऑफ नवांश चार्ट। नवांश चार्ट में 8th हाउस सिर्फ यही बताएगा कि मैरिज में प्रॉब्लम है, सेपरेशन डिवोर्स के चांसेस हैं अगर 8th हाउस अफ्लिक्टेड होगा, बट मोड ऑफ डेथ नहीं बताएगा नवांश चार्ट। तो लेकिन रोमांच हम लोग लकली भी देखते हैं ना, क्योंकि वो 9th हाउस का भी डिवीजन मानते हैं ना सर, स्पाउस के साथ लक का भी देखते हैं। मैरिज के साथ साथ हम फॉर्च्यून भी देखते हैं इससे, और आपकी जो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं वो भी देखते हैं। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है नवांश चार्ट की, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी है। हाँ जी सर, रिलीजियस एक्टिविटी 30-60 या ऐसे कुछ है लिखते हैं? नहीं, वो चार्ट अलग है D27 एक्चुअली में, बट नवांश चार्ट से भी हम थोड़ा सा जनरल हम देखते हैं इसमें फॉर्च्यून भी, एंड जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, रिलीजियस परस्यूट्स होते हैं आपके, वो भी देखते हैं। उससे D27 से तो हम सारा देखते हैं, टोटल आपका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हम देखते हैं उससे। यहाँ देखिए क्या पोजीशन है, 7th हाउस, मैरिज की हम बात कर रहे हैं। तो 7th हाउस बहुत अफ्लिक्टेड है सर, D1 में तो अफ्लिक्शन दिखा रहेगा। यू सी इन टोटलिटी, एकदम से कंक्लूजन ड्रॉ मत करिए। एफ्लिक्टेड आपने कह दिया, ये भी जुपिटर वीनस भी तो बैठे हुए हैं, इसको तो देखा नहीं आपने?
हाँ, ये वीनस अपने ही राशि को aspect कारक कर भी है उसका और ये राशि भी है उसकी। लेकिन 3 अफ्लिक्शन है, राहु भी है, मार्स भी है, सैटर्न भी दोनों है। कहिए ना, कि आपने एकदम ये कह दिया बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन। तो वन साइडेड अप्रोच हुई ना ये तो। ठीक है सर, तो थोड़ा नमाज भी देख लेते ना पहले इसको ही देखिए ना, नमाज तो बाद में देखेंगे। क्या कहेंगे आप मतलब मैरिज के बारे में? हैं। अफ्लिक्शन का रेट कम हो गया, मैं थोड़ा पॉजिटिविटी बढ़ गई है, ये बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए जुपिटर तो कारक हो गया फीमेल के केस में, और वीनस इसका लॉर्ड हो गया, तो Yes. दो राजयोग तो ऐसे बन रहे हैं, बट एफ्लिक्शन है तीनों प्लैनेट का, सैटर्न, मार्स एंड राहु का, तो मिक्स टाइप का हो गया। सर डिले मैरिज होगा, सैटर्न है, हाँ जी, तो सैटर्न बैठा हुआ है 7th में, तो डिले मैरिज हो सकता है। और वो भी हाँ बिना- बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, कि हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि मैरिज जो है वो डिले होगी, क्योंकि सैटर्न का एसोसिएशन विद दिस 7th हाउस, यही कहेंगे आप कि सैटर्न का एसोसिएशन होने की वजह से और ये एफ्लिक्शन होने की वजह से मैरिज डिलेड होनी चाहिए। मैरिज में क्योंकि ये प्रोटेक्टर है जुपिटर और वीनस, तो ऐसी कोई सीरियस वो नहीं है, बट because of this Saturn and affliction, marriage should be delayed. There should be problem in the marriage also. ठीक है, अब नवांश देखा आपने, ये नवांश बना हुआ है, यहाँ क्या पोजीशन है? सबसे पहले कहा कि लग्न शुड बी वेल प्लेस्ड, तो लग्न की क्या पोजीशन है यहाँ पर? तो लगन का लॉर्ड तो नीच का है, लेकिन मार्स देख रहा है उसको, नीच भंग हो रहा है उसको। इसमें नीच भंग नहीं होगा ना, इसमें नहीं ये देखना। योग की आप बात ही मत करिए इसमें किसी भी डिविजनल चार्ट में। ठीक है सर, तो एटलीस्ट नीच का तो देख ही सकते हैं ना। नीच भंग नहीं देखेंगे इसमें, तो नथिंग नीच टू भी नहीं डू। देखेंगे सर इसमें। हाँ जी, अगर नीच का है वो भी नहीं देखेंगे। नीच का तो देखेंगे ही, प्लैनेट की ठीक है पोजीशन सर, तो देखेंगे ही, बट योग की ठीक है बात हम नहीं करेंगे कि नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सैटर्न नीच का है यहाँ पे। तो इसका अच्छा है, लगन इसका बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है वो बताइए ना। देखिए सर, दूसरे घर को मून एस्पेक्ट कर रहा है। अरे दूसरा नहीं, पहले घर को बताओ, लग्न कैसा है? नहीं, वो लगन के साथ ही एसोसिएशन हो जाएगा ना सर उसका फिर। कैसे? सर लगन अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य एक तरफ है और केतु भी एक तरफ है ना, और सैटर्न नीच का हो गया सर, हेम्ड भी हो गया ना सर। और मार्स का एस्पेक्ट भी है। Saturn is aspecting its own sign. 10th एस्पेक्ट, यस। ये आप भूल जाते हैं, क्योंकि ये जब कोई भी प्लैनेट अपने साइन को देखता है तो इट मेक्स दैट हाउस स्ट्रॉन्ग, एंड इट हैज एन एस्पेक्ट ऑफ वीनस आल्सो, तो इट्स नॉट बैड जो आप कह रहे हैं। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो सैटर्न है इसका लॉर्ड, वो अपनी राशि को देख रहा है, उस राशि के ऊपर अपना एस्पेक्ट, दैट इटसेल्फ मेक्स दिस हाउस वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। और दूसरा, अभी हमने कहा था कि जब लग्न का लॉर्ड केंद्र में प्लेस्ड होता है D9 चार्ट में, लग्न का लॉर्ड जब D9 चार्ट में केंद्र में प्लेस्ड होता है तो क्या देता है? वेरी अर्ली मैरिज, वेरी अर्ली मैरिज। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लग्न चार्ट से सारा इंडिकेशन ये है कि मैरिज में डिलेड होगा, मैरिज में प्रॉब्लम होगी, बट जो नवांश चार्ट में जो लग्न का लॉर्ड है वो केंद्र में प्लेस्ड है, तो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ वेरी अर्ली मैरिज, एंड शी गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज। जी जी,
काफी ट्रिकी क्वेश्चन था सर ये। तो ऐसा नहीं कि 7th हाउस के ऊपर अगर शनि का एसोसिएशन है तो लेट मैरिज ही होगी। और जुपिटर इसमें वर्गोत्तम है। हाँ जी, जुपिटर वर्गोत्तम है। जुपिटर 8 नंबर राशि में जुपिटर वर्गोत्तम है नेचुरली, तो कारक वर्गोत्तम हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। सर फिर दो शुभ ग्रहों का प्रभाव 7वें घर पे है, ये भी तो एक अच्छी बात है ना कि वो अर्ली मैरिज कराई। नहीं, 2 का, हाँ मतलब वीनस है खाली। वीनस देख रहा है अपने 7th हाउस को, और जुपिटर भी देख रहा है। जुपिटर वीनस को देख रहा है, इसको लग्न को नहीं देख रहा है यहाँ पर। नहीं, मैं नवांश की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नमाज की। सर जब आप किसी हाउस को देखते हैं जी, तो आप उस हाउस के दोनों तरफ जो हाउसेज हैं उनको भी तो देखते थे सर। हाँ बिल्कुल देखते हैं, वो भी उसको इफेक्ट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को। अगर ये मैलिफिक का एसोसिएशन होता है तो वीक करते हैं हाउस को, और अगर बेनिफिक का एसोसिएशन होता है तो हाउस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे यहाँ पर सन और केतु का एसोसिएशन है, यहाँ वीनस भी देख रहा है, मरकरी भी देख रहा है, तो ये 2 बेनिफिक भी साथ में है। ऐसा नहीं कि 2 मैलिफिक ही हैं, 2 बेनिफिक भी साथ में। और दूसरा, शनि अपनी राशि को देख रहा है, तो जब भी प्लैनेट अपनी राशि को देखता है तो उस हाउस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। जी सर। उसका लॉर्ड उसको देख रहा है, तो उसकी वजह से वो हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर भी मिक्स्ड इफेक्ट है, बेनिफिक भी बहुत पावरफुल बेनिफिक है, मैलिफिक भी बहुत पावरफुल मैलिफिक है। बट नवांश में लग्न ठीक है, इट्स नॉट बैड। और खास तौर से जो लग्न का लॉर्ड है वो इसमें आ गया, तो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ अर्ली मैरिज एक्चुअली, नॉट डिलेड मैरिज। अभी पकड़ में आया सर आपकी बात से। उसका मतलब होता है उस घर में जो राशि होती है एक तरह से उसका हाउस है। हाँ, ये नहीं, जैसे कि ये इसका लॉर्ड शनि है, हाँ, तो शनि अपने घर को देख रहा है। हाँ, मतलब घर वही हुआ ना जो जिसमें जो उसकी राशि है। हाँ नेचुरली जो उसकी राशि है, शनि की राशि है। जी, अपनी राशि को देख रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब एक तरह से उसको, हाउस को या उस राशि को प्रोटेक्ट कर रहा है। नीच का होके भी दे रहा है तो प्रोटेक्शन तो फिर भी है ना, है ना? हाँ, अरे इसमें देखिए कि जब लग्न चार्ट में, जब ये मान लीजिए 10 नंबर राशि है और शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, 10 नंबर राशि है और शनि यहाँ बैठा हुआ है 1 नंबर राशि में, कहते हैं कि इस बेटर देन द नीच भंग राजयोग। हम लोग कहते रहते हैं लग्न का लॉर्ड 4th हाउस में नीच का बैठा हुआ है, और हम उसको कहते हैं बहुत वीक है, ये है वो है, बट इट मेक्स द लग्न वेरी वेरी पावरफुल। एंड एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि दैट इज मोर, यू कैन से, या बेटर देन द नीच भंग राजयोग। तो इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ लग्न। और लग्न किसी का भी स्ट्रॉन्ग हो तो उसको क्या चाहिए फिर? कुछ नहीं चाहिए, फिर वो अपने आप सब कुछ कर लेगा। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। या तो ये हमेशा ध्यान, ये चीजें हैं क्योंकि हम मिस कर जाते हैं कभी कभी, कि हमने नहीं देखा कि 10th ये इसी राशि का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है, तो ये तो नीच नहीं कर रहा है, इस मेक्स दिस हाउस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और प्लैनेट का नेचर भी ध्यान रखिए कि कौन सा प्लैनेट है। जैसे मान लीजिए कि किसी और हॉरोस्कोप में देखें अगर हम, जैसे सन यहाँ नीच का है, तो क्या कहेंगे आप? इसमें तो नीच भंग हो गया क्योंकि शुक्र के साथ बैठा है ना। चलो मान लो नीच भंग नहीं हो रहा, नीच भंग को छोड़ दीजिए एक बार। किसी भी हॉरोस्कोप में अगर सन 7th साइन में लग्न में बैठा हुआ है तो क्या आप कहेंगे? पहली नजर में तो आदमी ये बोलेगा कि सूर्य नीच का है तो मतलब अच्छा नहीं है। सूर्य नीच का अच्छा नहीं है, सर 11th लॉर्ड है।
11th लॉर्ड है ना सर, वो लगन में बैठा तो बहुत अच्छा हो गया। अब 11th लॉर्ड है लग्न में। यस सर। तो पहली चीज तो ये राजयोग बन गया एज फार एज दिस हाउस इज कंसर्न। और दूसरा प्लैनेट कौन सा है? सन है, राजा है। राजा जो गेन देगा वो राजा की तरह ही देगा, ना कि सैटर्न की तरह देगा। राजा तो आपको अगर थोड़ा सा भी देता है तो वो आपके लिए बहुत है। तो ये इट मेक्स इट्स अ वेरी पावरफुल राजयोग एक्चुअली एज फार एज द फाइनेंस इज कंसर्न, एज फार एज द वेल्थ इज कंसर्न। क्योंकि गेन भी दे रहा है, राजा दे रहा है। वो नीच का हो उच्च का, उससे क्या फर्क पड़ेगा? राजा तो राजा ही रहेगा। राजा तो राजा ही रहेगा ना देने के मामले में जो है। तो जो प्लैनेट जैसा होता है वैसे ही देता है। तो 11th का लॉर्ड यहाँ बैठ गया तो हमें नीच उससे क्या फर्क पड़ेगा? राजा है तो राजा की तरह देगा जो है। तो इट मेक्स वेरी पावरफुल राजयोग एज फार एज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पर्सन इज कंसर्न। तो हमें ये प्लैनेट को भी निगाह में रखना है कि कौन से प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं। और जैसे मान लो कि सन यहाँ बैठ गया 4th हाउस में। 4th हाउस हमारा रेजिडेंशियल एकोमोडेशन भी होता है और राजा को रहना है वहां पर, तो राजा की तरह रहेगा राजा। तो ऐसे लोगों का भले ही पैसा हो या ना हो, उसके पास मकान बहुत अच्छा होगा, रहने की जगह बहुत अच्छी होगी और विद सारी सुख सुविधाएं, घोड़ा गाड़ी सब होगी उसके पास। तो प्लैनेट का नेचर अगर आप एक बार ध्यान में रखेंगे तो प्रेडिक्शन करना फिर भी काफी आसान हो जाता है। सन अगर 8th हाउस में होगा तो सर उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें कहा हमारी लघु पराशरी में कि सन और मून को, ये दो प्लैनेट जो हैं रॉयल प्लैनेट, इनको 8th हाउस में बैठने का या 8th हाउस के लॉर्ड होने का दोष नहीं लगता है। वेरी गुड सर। सन और मून अगर इस केस में जैसे इन्होंने सर सवाल किया, अगर 11th लॉर्ड 8th में बैठ जाए तो मतलब इस इंसान को अकल्ट से बहुत फायदा है, गेन से, ऐसा कह सकते हैं सर? नहीं, ये इसका लॉर्ड इसमें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ऑकल्ट से फायदा होगा नहीं होगा, पहले तो ये हाउस बताएगा पहले आपको कि पहली चीज तो ये है कि आपको नॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। खाली इसको बैठने से नहीं हो जाएगा। पहली चीज तो ये होना चाहिए कि हाँ, कि इस हाउस से पहले ही पता लगे कि आपको ऑकल्ट सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो सकती है या नहीं हो सकती। ये 8th हाउस हमारा ऑकल्ट सब्जेक्ट का हाउस है और जो प्लैनेट ऑफ नॉलेज है वो कौन से हैं? जुपिटर और ये मरकरी का होना चाहिए। जुपिटर एंड मरकरी सर। हाँ, तो जुपिटर या मरकरी का संबंध अगर इस हाउस के साथ होगा तो नेचुरली यू कैन हैव ए नॉलेज इन द ऑकल्ट सब्जेक्ट। तो मरकरी इसको देख रहा है और जुपिटर इसके लॉर्ड, सॉरी नहीं, मरकरी इसको देख रहा है और जुपिटर भी देख रहा है। नहीं, जुपिटर मरकरी को देख रहा है बट इसको नहीं देख रहा। मरकरी इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन दिस मरकरी। तो नेचुरली यू कैन हैव ए नॉलेज इन द ऑकल्ट सब्जेक्ट। तो पहले नॉलेज हो, फिर जब गेन की बात कर रहे हैं तो देयर शुड बी एन इंडिकेशन दैट दिस पर्सन विल परस्यू एस्ट्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन, जब भी तो गेन होगा। यस। और when you will pursue this subject as a profession? 10th हाउस देखेंगे सर एंड लगना। 10th हाउस पे एस्पेक्ट होगा सर। 10th हाउस का एसोसिएशन होना चाहिए यस विद द 8th हाउस, जब भी पॉसिबल है। नहीं तो आप you can't make it as a profession actually. जब प्रोफेशन बनेगा then we can see कि गेन होगा या नहीं होगा, that is another thing actually. बट पहले तो हम खाली इसको यहाँ बैठने से वी कैन नॉट से कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत गेन्स होंगे इसके। एनी अदर क्वेश्चन? जो बात आपने सन और मून के बारे में 8th हाउस में कही है सर लघु पराशरी में, तो क्या किसी अन्य त्रिक हाउस में भी ये बात है? नहीं, सिर्फ 8th हाउस में। अच्छा, लघु पराशरी में जो 11 नंबर श्लोक है उसमें यही कहा कि सन और मून को 8th हाउस में बैठने का या 8th हाउस में होने का दोष नहीं लगता। ओके सर। क्योंकि रॉयल प्लैनेट है, कहीं बैठे इन्हें क्या फर्क पड़ेगा।
क्योंकि 8th हाउस को सबसे खराब माना गया, और बाकी कोई भी प्लैनेट अगर 8th हाउस में जाता है तो बहुत वीक हो जाता है। और हमारे साथ नरेश जी बैठे हुए हैं। ही इज अ वेरी नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर, very good astrologer, and in spite of being a lot of problem handicapped as far as visuality is concerned, he has done very good work in astrology actually, and is a known astrologer also. स्वागत है सर इनका, नरेश जी का। थैंक यू वेरी मच सर। आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे कर सकते हो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि any other question कोई भी? एंड डॉक्टर गंजू आपने जो भेजा है ना कुछ एक अपना चार्ट, उसमें आपको ना ये डिग्री मतलब डिटेल देना पड़ेगा, बर्थ डिटेल, जिससे कि हम देख सकें कि कालसर्प योग है भी या नहीं है। ओके हाँ, क्योंकि वो कुछ प्लैनेट की डिग्री से ही आइडिया होगा कि कालसर्प योग एक्चुअली में ठीक है, मैं भेज दूंगी। हाँ, तो आप मुझे डिटेल दे देंगे तो देन वी कैन सी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैं आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट नाउ, सारा समझ नहीं आ रहा आज वाला। नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, दोबारा आप सुनेंगे तो डेफिनेटली। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपका ये रिकॉर्डिंग फिर सुनती हूँ आराम से बैठ के। और आप पूछ लेना, मतलब कोई भी डाउट है तो आप पूछिए आराम से जो है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे हमने अभी कहा कि सूर्य और चंद्र को 8th का दोष नहीं लगता है ना, ठीक है ना सर। उस सिचुएशन में अगर सूर्य अगर डेबिलिटेशन में हो और मून भी डेबिलिटेशन में हो तो भी इसका मतलब कितना आपस में मतलब। देखिए, हमने ये कहा कि 8th हाउस इज द वर्स्ट हाउस। कोई भी प्लैनेट उच्च का हो या कैसा भी हो, बेस्ट से बेस्ट प्लैनेट भी वीक हो जाता है, वहां जाकर रिजल्ट उसके 0 मिलते हैं। बट सन और मून को बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन द 8th हाउस, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। नीच का है तो नीच का रहेगा, उच्च का है तो उच्च का ही रहेगा, उच्च का होकर वो वीक नहीं हो जाएगा। बट जैसा भी है वो तो उसके रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे आपको, बट हाउस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहने का अर्थ है। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, in case there is no question, so we'll continue with this Navansh and then we go to D10 chart also next time. Yes, okay, sir. then thank you so much. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir.